दोस्तों लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहां तक कर लिया था जहां पे हम लोगों ने कंपैरेटिव स्टडी करी थी स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडी और यूनियन लेजिस्लेटिव बॉडी की। अब हम लोग बारीकी से इन दोनों बॉडीज की कॉम्पोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोकसभा होती है इसके अंदर 552 टोटल स्ट्रेंथ होती है। जो लोकसभा होती है उसमें टोटल 552 टोटल स्ट्रेंथ होती है। इसके अंदर इसको अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा होता है 530 का, विच रिप्रेजेंट्स स्टेट्स। उसके बाद आता है 20 सीटों का, विच इज फॉर द यूनियन टेरिटरीज। और आखिरी के जो 2 सीटें आती हैं वो रिजर्व्ड रखी जाती हैं फॉर एंग्लो इंडियंस। अब ये वाला जो पोर्शन है इसको 104 कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट के थ्रू से 2019 में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है और ये आपका मेंशन्ड है आर्टिकल 331 में कि यदि एंग्लो इंडियन के लोग प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ना मिले केवल तभी आप इनको रिजर्वेशन दे सकते हैं। अगर इनकी अच्छी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो रही है तो इनको रिजर्वेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम यहां राज्यसभा के बारे में बात करें तो राज्यसभा में कुल 250 सीटें होती हैं और ये 250 जो है ये 2 हिस्सों में बटी होती है। 238 एक तरफ होती है जिसके अंदर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज दोनों को कैलकुलेट रखा जाता है, कंसीडर किया जाता है। और जो 12 सीट होती है ये नॉमिनेटेड मेंबर्स के लिए होती है। और ये नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं इनको रखा जाता है ताकि हमें लॉ मेकिंग में एक एक्सपर्ट्स ओपिनियन काइंड ऑफ मिल सके। किस चीज में ये एक्सपर्ट्स होते हैं, यानी कि किन एरिया से इनको नॉमिनेट किया जाता है, अगर ये सवाल आता है तो। हालांकि बड़ा आसान सवाल है, ऐसे सवाल नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी मान ले आ गया तो आर्ट, लिटरेचर, इसके अलावा सोशल साइंस, आर्ट, लिटरेचर, सोशल साइंस और साइंस। अच्छा, इनको नॉमिनेट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम ये राज्यसभा की एसेंस को समझे तो राज्यसभा एक्चुअली रिप्रेजेंट्स स्टेट्स। और ये कैसे रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स को? ये रिप्रेजेंट करता है उनकी पॉपुलेशन के आधार पे, यानी कि पॉपुलेशन इज टू राज्यसभा की सीट्स। पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट इज टू राज्यसभा की सीट, यानी कि ये प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि अगर किसी स्टेट में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी तो भाई उनकी सीट भी राज्यसभा में बहुत ज्यादा होगी। लेकिन ऐसी अरेंजमेंट अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में, यूएस में जो काउंसिल होती है उसमें हर स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलता है। यानी कि अगर 50 स्टेट्स हैं तो इनको मिलेंगी 100 सीटें। अब ये 50 स्टेट इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉपुलेशन। अब ये एक मॉडल है, ये एक मॉडल है प्रोपोर्शनल वाला। अब ये दोनों की अपने अपने पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं, लेकिन आमतौर पे जो भारत वाला है ये ज्यादा डेमोक्रेटिक एंड रिप्रेजेंटेटिव लगता है। ज्यादा डेमोक्रेटिक और रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम लगता है। आई होप अभी तक आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आ रही हैं भली भांति। अब हम लोग बात करते हैं कि ये लोकसभा राज्यसभा के लोगों को क्या कहते हैं। इनको कहते हैं एमपीज। कुछ एमपीज होते हैं राज्यसभा के, कुछ एमपीज होते हैं लोकसभा के। जो एमपीज राज्यसभा के होते हैं ये, जैसे हमने पहले कहा, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। यानी कि इनको इलेक्शन कौन करता है? इनका इलेक्शन करते हैं एमएलएज ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट्स। रेस्पेक्टिव स्टेट्स के एमएलएज वोट दे करके इनको राज्यसभा में भेजते हैं। लेकिन लोकसभा का ऐसा सिस्टम नहीं है। लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन होता है और इनको जनता जनार्दन चुनती है डायरेक्टली, बेस्ड ऑन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, बेस्ड ऑन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब जैसे मान लेते हैं कि ये भारत है, अब इसको कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दीजिए आप पूरे भारत को।
तो यह हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंट करती है एक एमपी। तो पूरे देश को इस तरह से हमने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर देना है। और सेंसस जैसे हर साल आता है वैसे ही हर साल डिलिमिटेशन होती है बेस्ड ऑन डिलिमिटेशन एक्ट, और इसके तहत कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो साइज है वो इंक्रीज या डिक्रीज करी जाती है फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया है। अब बात करते हैं ये एमपी बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए होता है। यहां से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो आपने क्वालिफिकेशंस थोड़ा सा ढंग से देखना पड़ेगा। बहुत छोटी छोटी क्वालिफिकेशंस हैं, जैसे इसको भी हम लोग अलग तरीके से समझ सकते हैं। मैं आपको ना एक चीज एग्जांपल में समझा रहा हूं। आपने क्वालिफिकेशन दोनों का पढ़ना है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, और एज पर आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 इसके तहत क्या कहा जाता है। ये दोनों अलग अलग क्राइटेरिया बताती हैं। सवाल दोनों को मिक्सअप करके पूछ सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू आरपीए करके आपको मान लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ क्वालिफिकेशन बता दिया, तो इस पर कंफ्यूज मत होना। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे हम ये समझ सकते हैं कि इनकी जो जैसे सिटीजन्स जो लोग उनके होंगे केवल वही लोग बन सकते हैं, तो ऑब्वियसली इनको सिटीजन बनना पड़ेगा सर्वप्रथम। दूसरा, अगर हम इनके राज्यसभा की बात करते हैं तो इनमें मिनिमम एज 30 ईयर्स का है, लेकिन अगर लोकसभा की बात करते हैं तो इनकी मिनिमम एज 25 साल की है, ये होना पड़ेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन दोनों के अलावा जब ये एमपी बन जाएंगे तो इनको शेड्यूल्ड थर्ड शेड्यूल के आधार पे इनको ओथ एंड अफर्मेशन लेना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। इसके अंतर्गत क्या कहा जा रहा है, इसके अंतर्गत भी दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। सर्वप्रथम कि वो एक रजिस्टर्ड इलेक्टर होना चाहिए, यानी कि वोट देने लायक एक रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए अपने इलाके का, यानी कि अपने लोकसभा की अगर हम बात करें तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी का। क्लियर है बात। दूसरी बात यह है कि अगर वो मेंबर है SC ST कम्युनिटी का किसी स्टेट में या किसी यूनियन टेरिटरी में, तो वो आदमी या वो औरत उन रिजर्व्ड सीट से लड़ सकती है इलेक्शन। जरूरी नहीं है कि वो लोग को वहीं से ही लड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर आप रिजर्व्ड सीट के लिए इलेक्शन लड़ रहे हो तो आपको SC या ST खुद होना पड़ेगा, वाजिब बात है। अब ये जो मिनिमम एज है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, मिनिमम एज, ये मिनिमम एज भी ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट बता देता है। और इसी के तहत आर्टिकल 84 में भी ये बताया गया है। आपको 84 आर्टिकल याद रखना है जो कि मिनिमम एज के बारे में बताता है। क्या बता रहा है? यह बताता है कि अगर आप पंचायत या अर्बन लोकल बॉडीज में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो आपकी उम्र कम से कम 21 साल की होनी पड़ेगी। 18 में आप नहीं लड़ सकते, 21 साल का होना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में खड़े होना चाहते हैं या आप लोकसभा में खड़े होना चाहते हैं तो आपकी उम्र 25 साल मिनिमम होनी चाहिए। और अगर आप किसी काउंसिल में होना चाहते हैं या आप राज्यसभा के मेंबर होना चाहते हैं तो आपकी उम्र 30 साल होनी पड़ेगी मिनिमम। सवाल पूछ सकते हैं आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल इज 84। ये क्लियर हो गया है। ऐसे ही सिमिलर तरीके से आपको असेंबली भी पढ़नी है, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि यहां पे असेंबली भी जोड़ता रहूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एमपीज की डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भाई डिस्क्वालीफाई भी तो होंगे, या डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? तो भाई डिस्क्वालिफिकेशन के अंतर्गत हमें यह समझना है, ये जो फ्लो चार्ट हम बनाकर दे रहे हैं और इसकी जो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होगी, ये आज तक, आई रिपीट, ये आज तक किसी पॉलिटिकल लेक्चर में आपने नहीं देखा होगा, या आप हमसे ले लें, ये किताबों में भी नहीं है। तो इसमें क्या है, दो अलग अलग चीजों से इसको समझना होगा डिस्क्वालिफिकेशन भी। पहला डिस्क्वालिफिकेशन एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा एज पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। यहां पे पहली चीज यह है कि आप कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करेंगे। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करेंगे। दूसरी, अगर करते हैं तो आपको निकाल दिया जाएगा। दूसरा, अगर आप अनसाउंड माइंड के हैं तो, साउंड माइंड के नहीं है तो भी आपको निकाल दिया जाएगा।
और ये अनसाउंडनेस कैसे प्रूव होगा? डिक्लेरेशन या डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट। अगर कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि आप अनसाउंड है तो फिर ठीक है, आप अनसाउंड है। तीसरा, अगर आपका कोई अनडिस्चार्ज्ड बहुत बड़ा सा एक लोन है, उसको आपने सॉल्व नहीं किया, आप इंसॉल्वेंट है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, तो भी आपको नहीं लिया जाएगा। एक आसान चीज है कि अगर आप सिटीजन ही नहीं है भारत के, तो भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। और यहां पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है वो भी आप जान लेते हैं। अगर आप किसी इलेक्शन रिलेटेड क्राइम के शिकार, मतलब क्राइम करते हुए पकड़े गए, इलेक्शन ऑफेंसेस करते हुए पकड़े गए, कोई भी करप्ट प्रैक्टिसेस में पकड़े गए तो। दूसरा, ये करप्ट प्रैक्टिसेस में अलग से लिख रहा हूं, अगर आपको ऑप्शन में करप्ट प्रैक्टिसेस दिखे तो वो आंसर डिस्क्वालिफिकेशन के लिए सही है। इसके अलावा अगर आपको कन्विक्ट किया गया, देखिए अक्यूज नहीं कह रहे हैं, कन्विक्ट मतलब कोर्ट ने आपको बोल दिया है कि आप अपराधी हैं, जिसके लिए जो आपको सजा सुनाई गई है, इम्प्रिजनमेंट जो है वो 2 साल से अधिक है, मतलब 2 साल और अधिक ये है, तो भी आप डिस्क्वालिफाइड हैं साहब, तो भी आपको नहीं लिया जाएगा। चौथी चीज क्या है? अगर आप अपना इलेक्शन का जो खर्चा है, एक्सपेंसेस हैं, उसको दिखाने में असमर्थ रहे हैं, तो आप शो नहीं कर पाए हैं ऑन टाइम, तो भी आपको निकाल दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप कोई सोशल क्राइम करते हुए पकड़े गए हैं, कोई सोशल क्राइम में इन्वॉल्व हैं, तो भी आपको नहीं लिया जाएगा। ठीक है। और या तो अगर आप किसी कंपनी के ऐसे डायरेक्टर या मैनेजिंग पोस्ट पे हैं, डायरेक्टर या एमडी वाले पोस्ट में हैं, किसी कंपनी में जिसमें भारत सरकार का शेयर 25% या उससे ज्यादा का है, तो भी आप नहीं कर सकते। ठीक है, बड़ी सिंपल बात है। और आखिरी में एक सबसे इंटरेस्टिंग बात है जो अक्सर न्यूज में आती रहती है, वो है डिफेक्शन। अगर आप गद्दारी करते हैं अपने पार्टी से, तो भी आपको निकाल दिया जाएगा। अब ये डिफेक्शन जो है, इसको एक्चुअली में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू से इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये 1986 में इसकी बातचीत शुरू हुई थी, और उसके बाद 1988 में प्रॉपरली ये लागू हो गया था। अब इसके बाद डिफेक्शन के अंदर हम लोगों को 3 चीजें पढ़नी पड़ती है, क्योंकि 3 प्रकार के मेंबर्स हमारे होते हैं, चाहे वो एमएलएज हो या एमपीज हो। पहली, अगर कोई नॉर्मल एमपी है या कोई नॉर्मल एमएलए है, फिर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो यार इंडिपेंडेंट है, किसी दल का नहीं है, इंडिपेंडेंटली लड़ा है और जीता है। और तीसरा होता है जो नॉमिनेटेड होते हैं। अब इसमें खेल क्या है कि अगर यहां कोई भी अपने पार्टी का मेंबरशिप गिव अप करता है वॉलंटरली, तो वो डिस्क्वालिफाइड है, या जिस दिन वोट देना होता है उस दिन वो नहीं आता है, या जिस दिन मना किया जाता है उस दिन ये पहुंच जाता है। दोनों केसेस में इसको डिफेक्टर माना जाएगा। हालांकि इंडिपेंडेंट का क्या है कि जिस दिन भी वो किसी ना किसी पार्टी में जा मिला, जिस दिन वो किसी ना किसी पार्टी को ज्वाइन करता है, ज्वाइन पार्टी, उसी दिन वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। रही बात नॉमिनेटेड मेंबर्स की, ये लोग भी जिस दिन ज्वाइन करेंगे उस दिन डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। लेकिन अगर ये 6 महीने के बाद ज्वाइन करते हैं, आफ्टर 6 मंथ्स, केवल तभी ये डिस्क्वालिफाई होंगे। लेकिन अगर बिफोर 6 मंथ्स ज्वाइन कर लेते हैं तो डिस्क्वालिफाइड नहीं होंगे। ध्यान रखिएगा, ज्वाइन पार्टी आफ्टर 6 मंथ्स, केवल तभी ये डिस्क्वालिफाइड होंगे। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट जो चीज है वो ये है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन के इतने सारे तरीके बताए गए हैं, ये सारे तरीके में प्रेसिडेंट के पास जाने से पहले डिस्क्वालिफिकेशन का जो एक्चुअल, खास करके डिफेक्शन के केसेस में, हम लोगों को यह जानना पड़ सकता है कि इनको डिफेक्शन में निकालने की अथॉरिटी किसके पास है। तो इस चीज को यहां पे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत किसी को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत किसी को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के थ्रू किसी को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, तो डिस्क्वालीफाई करने की जो फाइनल अथॉरिटी है वो लाई करती है प्रेसिडेंट के पास। लेकिन अगर हम बात करें कि डिफेक्शन के क्षेत्र में अगर डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है किसी को, तो ये लोकसभा या असेंबली के क्षेत्र में कौन होता है? स्पीकर। और लेजिस्लेटिव काउंसिल हो या राज्यसभा हो, इस केस में कौन करता है? चेयरमैन। ठीक है, यहां पे प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं होता डिफेक्शन के केस में, ध्यान रखिएगा, इस पर सवाल आता है। अगली वीडियो में हम लोग डायरेक्टली बात करेंगे कि ऑफिस बियरर कौन कौन लोग होते हैं दोनों हाउसेज में। अभी तक अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।